तो नमस्कार, पॉजिट्रॉन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो कर लिया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा था, यानी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे थे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो विद्युत बल रेखाएं होती है जो किसी एरिया के किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरती है। दोस्तों, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसे पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखाएं भी होगी। अब विद्युत बल रेखाओं की वो संख्या जो उस एरिया के दिए गए एरिया के लंबवत गुजरती है ना, वो क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी दिया था, शायद मेरे को याद आ रहा है कि इस प्रकार से कोई हाफ स्फीयर था, अर्धगोला ना, अर्धगोला था और विद्युत बल रेखाएं जो है इस प्रकार से गुजर रही थी और इस एरिया के लंबवत कितना डिग्री का कोण बना रही थी? 60 डिग्री का एंगल बना रही थी दोस्तों, है ना, या थीटा बना रही थी शायद, है ना, थीटा दिया था, सीधा ही थीटा दिया था। और आपसे पूछा था कि बताइए यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत क्षेत्र E हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा? तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हमें पता है E.S होता है, या यूँ कहूँ विद्युत बल की वे रेखाएं जो इस दिए गए एरिया के क्या गुजरती हो? लंबवत गुजरती हो। दोस्तों, E वेक्टर यहाँ है, देखिए E वेक्टर यहाँ है, तो यहाँ से जो लंबवत होगा ना इस एरिया के, इस क्षेत्रफल के, ये जो क्षेत्रफल है इसकी लंबवत रेखाएं होगी। तो इसके दो घटक होंगे, देखो दोस्तों, E है, यहाँ क्या होगा? E कोस थीटा, है ना, और ये वाला घटक क्या होगा? E साइन थीटा, E साइन थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखिए ये वाला घटक लंबवत है E कोस थीटा, तो लंबवत घटक विद्युत फ्लक्स वे उन बल रेखाओं की संख्या होती है। फाई क्या है? बेसिकली एक नंबर है, एक संख्या है। कौन सी संख्या? जो दिए गए एरिया के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं होती है ना, उनकी संख्या है। देखो, तो अब एरिया के लंबवत, ये जो एरिया है इसके लंबवत है, देखिए 90 डिग्री पर, इसके 90 डिग्री लंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या ये हो जाएगी E और इंटू S होता है, यानी E कोस थीटा इंटू क्या हो जाएगा? S, ये हो जाएगा फाई का मान। समझ रहे हो? ये हो गया परिभाषा से। फाई इज इक्वल टू कितना हो गया? देखिए, अब ये अगर दूरी मान लो r है, ये दूरी का मतलब ये त्रिज्या, यदि रेडियस r हो तो इसका मान कितना हो जाएगा? अभी इसका एरिया कितना हो जाएगा टोटल? पाई आर स्क्वायर, भी हाफ स्क्वायर है उसको हमने बीच से काट रखा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू E कोस थीटा। बोलो, ये छोटा सा सवाल मैंने आपको करना भी दिया था। दोस्तों, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं देकर के, ये देखिए ये तो इसमें सीधा सीधा है, सारी जो अदिश राशियां दी गई सारी, है ना। अब कई बार क्या होता है, हमें वेक्टर फॉर्म में दे देते हैं, उसको किस प्रकार हल करेंगे? तो बेसिक सा फॉर्मूला आपको फाई E डॉट S ये याद रखना है आपको, इससे आपके लगभग क्वेश्चन हैं वो सोल्व हो जाएंगे। देखिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती इस प्रकार के सवालों में। हमें याद रखना है फाई का मान होता है E वेक्टर डॉट S वेक्टर, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E S कोस थीटा। दोस्तों, इस E और इस E में क्या फर्क है? ये E है, ये परिमाण होता है, मात्रा होती है, परिमाण, इसमें डायरेक्शन नहीं दी जाती। ये जो है ये I कैप J कैप K कैप के रूप में मिलेगा, ये भी I J और K के रूप में मिलेगा, जबकि ये जो है ना दोनों यहाँ अलग अलग लिखेंगे तो इसका परिमाण लिख देंगे E का। जैसे देखो, E का मान जैसे मान लो I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप है, मान लिया हमने, साधारण मान लिया। अगर हम यहाँ रखेंगे इस फॉर्मूले में, यहाँ पर रखेंगे तो ये ऐसा रख देंगे एज इट इज I J और K के रूप में। S का मान भी मान लीजिए मैंने 2I प्लस 3J कैप रख दिया, ठीक है भी। यदि हमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है 1 नंबर, तो हम E और S का मान एज इट इज रख देंगे, ठीक है। यदि हमें अलग से दिया हो कि E का मान ये है, S का मान ये है, थीटा का मान हमें दे दिया, मान लो 30 डिग्री है सपोज करो, तो हमें यदि ये फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे? E का परिमाण निकालेंगे। E का परिमाण कैसे निकालेंगे? X, ये जो x है ना, x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप की फॉर्म अगर हो, ये फॉर्म अगर ये इस प्रकार से हो, प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये फॉर्म हो, यदि ये फॉर्म हो तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा? E का मान ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। समझ रहे हो? यानी x I कैप के घटक का स्क्वायर, और ये आपको पता ही होगा। इसके साथ साथ अगर इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ से अप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा? रूट यहाँ x कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस y घटक में कितना है? 1, है ना,
प्लस जेड का मतलब यानी के का गुणांक वो कितना है, 1 है, ये आ जाएगा √3। समझ रहे हो? अब ई और एस दिया जाए, बाकी आप सवाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो, और इसी प्रकार हम एस निकाल लेंगे। एस कितना आएगा यहाँ से, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया √13, है ना। एस का मान, ई का मान आ गया, एस का मान आ गया, थीटा 30 डिग्री दिया है तो फाई का मान कैसे निकालेंगे, ई एस कोस थीटा। ई का मान कितना √3 और एस का मान कितना √13 और कोस 30 डिग्री, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। अब देखो √3 √13 कोस 30 का मान √3/2, यह आ जाएगा। √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, 3 √13/2, इस प्रकार से हो जाएगा। बाकी 1-2 सवाल और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया है, देखो दोस्तों, यदि किसी स्थान पर ई वेक्टर इज इक्वल टू 2ik + 3jk + 7k हो तो क्या दिया है, यदि किसी स्थान पर ई वेक्टर का मान दे दिया हमें, क्या दिया है, 2ik + 3j + 7k, ये दिया है हमें ई वेक्टर का मान। यदि किसी स्थान पर ई वेक्टर ये हो तथा तो क्षेत्रफल दिया हमें, किस प्रकार से दिया है क्षेत्रफल, S इज इक्वल टू, S वेक्टर दिया है साथ में, S वेक्टर इज इक्वल टू 3i + 7k से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान बताइए। से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान यानी फाई का मान हमसे क्या कर रखा है, पूछ रखा है। बिल्कुल इजी सवाल है दोस्तों। फाई इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने अभी, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यही तो पढ़ा था। रख देते हैं मान, ई का मान कितना 2ik + 3j + 7k, और बेसिक सी बात आपको पता ही होगी, एक एस का मान वो रख देते हैं 3i + 7k। दोस्तों एक बेसिक सी बात आपको पता होगी कि डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या अंतर है। डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो, दोनों का मान क्या आता है, बराबर आता है। जबकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करो, है ना, तो दोनों का मान बराबर नहीं आता। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी ये तो इक्वल होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमने ई डॉट एस लिखा है या एस डॉट ई लिख, तो दोनों बातें एक ही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे हम आई के मल्टीप्लाई करेंगे आई के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट है यदि, यानी आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहां पर मान आ जाएगा 1, क्योंकि आई और आई का देखो दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो तो हम लिखते हैं ए बी कोस थीटा। अब देखो एक ही जगह में अगर आई मानूं, दोनों जगह आई डॉट आई करूं, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो क्या लिखूंगा ए, यानी आई का जो गुणांक होता है वो यानी 1, इसका मान 1 इंटू आई 1 कोस, अब आई और आई के मध्य कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है ना। 0 डिग्री होगा तो कोस 0, और कोस 0 का मान हमें पता है 1 होता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है, आई डॉट आई 1, यानी आपको ध्यान रखना है आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी कितना होता है 1 होता है, और के डॉट के भी कितना होता है 1 होता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर क्या होता है, तो देखिए दोस्तों आई का ये फॉर्मूला लगा दिए हैं यहाँ, ए बी कोस थीटा, ए का परिमाण, बी का परिमाण और कोस थीटा। आई का परिमाण 1 हो गया, जे का परिमाण 1 हो गया, और कोस, अब आई और जे के मतलब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और कोस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री, सॉरी 0 कोस 90 डिग्री, और चूंकि कोस 90 का मान 0 होता है तो 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो कितना बचेगा 0। तो हमें ध्यान रखना है आई डॉट जे भी कितना होता है 0 होता है, यानी ये बातें भी आपको छोटी छोटी बातें लिख देता हूं मैं यहाँ, आई डॉट जे कितना 0, जे डॉट के कितना 0, और आई डॉट के भी कितना 0।
यानी जब सेम सेम होंगे डॉट प्रोडक्ट में तो आंसर 1 लिखना है आपको, और जब अलग अलग हो जाएंगे तो आंसर 0 लिखना है। ये यहां पर लगा देता हूं फॉर्मूला। यहां पर देखो 2i का मल्टीप्लाई करूंगा 3i के साथ कितना हो जाएगा 6, 2i का k के साथ किया 0, लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देता हूं फिर भी, प्लस 3 का 3 के साथ किया, देखो यहाँ j है यहाँ i 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ किया j और k 0 हो जाएगा, 7i इन दोनों का किया 0 हो जाएगा, 7 का 7 के साथ किया तो कितना हो जाएगा 749, और k का k के साथ 1 हो जाएगा, तो ये मान आ गया 55, कितना 55। अब आगे क्या लगाएं यहाँ पर, ये मात्रक तो आपने बताया ही नहीं, तो फाई का मात्रक क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या दिखा था हमने ई और एस, ई क्या होता है न्यूटन पर कूलम, इंटू एस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो हम लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये हो जाएगा फाई का मान। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब अगर इस प्रकार के क्वेश्चन दे दिए जाए, अगर इसके अलावा कुछ और दे दिया जाए तो, जैसे एक क्वेश्चन और करो इसी प्रकार का, फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, ये क्वेश्चन आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन उतार लिया करो साथ साथ। देखो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन कहता है कि एक चकती जिसकी त्रिज्या ये है 4 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि विलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, चकती से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। लिखा है कि एक चकती चल जा भाई, पेन नहीं चलेगा क्या, रेस्ट मांग रहा है। एक चकती दी है दोस्तों, जिसकी रेडियस हमें दी है r इज इक्वल टू कितनी दी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर 40 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रखी है, और हमें पूछ रखा है इस प्रकार रखी है कि अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाती है। अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बनाती है, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें चकती से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो चकती से संबंधित विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। फाई क्या होता है ई एस कोस थीटा, यही होता है। ई का मान कितना दिया है हमें, ई का मान 40, सीधा सीधा क्वेश्चन है, और एस का मान कितना दिया है, ये तो दिया ही नहीं, एस होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, क्यों, क्योंकि चकती दी है, चकती होती है राउंड होती है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और कोस थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, है ना, ये दिया है। देखो अब 40 की जगह में 40 लिख दिया, पाई की जगह कितना लिख दिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है 1/2 मीटर, इसको मैं 0.5 को 1/2 मीटर लिख दूं, 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि आर का क्या है स्क्वायर है ना, इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, बोलो कोस 60 का मान 1/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको मैंने 2 × 1 = 2, 20, 2, 10, 2, 11, ऊपर बचेगा 110 अपॉन नीचे बच गया 7। ठीक है दोस्तों, ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है दोस्तों, फाई का मान इस प्रकार से कर लोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इजी होते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, वो आपको करना है खुद से, कि क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक सवाल है वो इस प्रकार से दिया गया है। क्या दिया गया देखो, 24 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वर्गाकार फ्रेम, देखो दोस्तों इस प्रकार का एक वर्गाकार फ्रेम रखा है, ई का मान दिया है आपको 24 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, का एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, HW होमवर्क। ठीक है, E = 24 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वर्गाकार फ्रेम भुजा कितनी दी है 0.2 मीटर। ठीक है, वर्गाकार फ्रेम 60 डिग्री कोण पर रखा गया है, एंगल कितना दिया है थीटा कितना दिया है 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। अब कुछ क्या रखा है, यदि कोण को घटाकर 30 डिग्री कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यदि इस कोण को थीटा को क्या कर दिया हमने 30 डिग्री कर दिया
तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर परिवर्तन निकालना है, कितना हो गया, समझ रहे हो मेरी बात को। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई भी फ्रेम रखा हुआ है, ठीक है, किसी एंगल पे रखा हुआ है, अगर उसके एंगल को हमने घटा करके पहले जो 60 पे रखा हुआ था वो 30 कर दिया हमने, तो विद्युत फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ वो आपको निकालना है। करेंगे कैसे, पहले 60 डिग्री पर निकाल लेंगे कि विद्युत फ्लक्स कितना आ रहा है, ई डॉट एस, है ना, और फिर क्या कर लेंगे 30 डिग्री पर निकाल लेंगे, फिर उनका परिवर्तन लिख देंगे। बिल्कुल इजी सा सवाल है, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट टॉपिक है, देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड बनते नहीं है इसमें ना, क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है आपका, तो ज़्यादा अगर डीपली पूछने लग गया तो वो सिलेबस जो है कवर ही नहीं होता। अभी तक सिलेबस जारी किया नहीं है ना। देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण पर बल और बल आघूर्ण, देखो आगे वाला आपका टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर बल व बल आघूर्ण लिख देता हूं, बल आघूर्ण। दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र में, देखिए एक समान विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र है, वैसे तो आपने पढ़ा है इसके बारे में, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें कोई द्विध्रुव रख दे, अगर हम एक्सपोज करो, यहां पर मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र है तो यहां पर कोई क्यू कूलम्ब चार्ज रखा है मान लो, है ना, तो बताइए इस पर बल किस दिशा में लगेगा, ये बताइए मेरे को, बोलो। एक समान विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है ना, ई वेक्टर, इस पर बल किधर लगेगा, बोलो इस दिशा में नहीं लगेगा क्या, है ना। ये समझते हो क्या विद्युत क्षेत्र का आप क्या होता है, ये किसी चार्ज के कारण होता है विद्युत क्षेत्र, तो इस पर बल लगेगा, इधर इस साइड में लगेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर अगर कोई माइनस क्यू रख देता हूँ, यहाँ पर जरूर थोड़ी यहाँ रख दो, कहीं रख दो, यहाँ पर माइनस क्यू रख दिया, इस पर बल क्या लगेगा, इस दिशा में एक बल लग रहा है, इस दिशा में एक बल लग रहा है, इस दिशा में। अगर मान लो कि ये डाइपोल, देखो डाइपोल क्या होता है, द्विध्रुव क्या होता है कि जब दो पास पास रखे हो, मान लीजिए इनकी मध्य दूरी कितनी है 2a है, और 2a क्या है अलप, तो देखिए ये देखो इस प्रकार से है, अगर एक इसको इस दिशा में खींच रहा है ना, मतलब बल लगने का मतलब खींच रहा है, दूसरा इस दिशा में खींच रहा है, तो ये इसको इस प्रकार से घुमाने की कोशिश करते हैं, यानी डाइपोल को क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र अपनी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है, इस प्रकार से रोटेट करता है ना। तो क्या यानी दोनों सिरों पर क्या लग रहा है, इस पर भी बल लग रहा है, इस पर भी बल लग रहा है ना, तो ये घूमेगा। बल आघूर्ण क्या मतलब होता है, घुमाने का, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रिजिड बॉडी, उसमें आया था ना बल आघूर्ण, तो घुमाने का कार्य करता है। तो बल आघूर्ण लगेगा कितना, यानी हमें फोर्स निकालना है, वो कितना लगेगा, बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो बल आघूर्ण आपको पता है, बल आघूर्ण का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मुझे बचपन से पढ़ाते आ रहे थे टीचर, और मैंने रट लिया फिर वो। बल आघूर्ण क्या होता है, देखो दोस्तों आपको भी याद कर लेना है कि बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य दूरी, बलों के क्रिया रेखा के मध्य दूरी। आपको ध्यान रखना है बल, अगर यहां पर क्यू आवेश रखा है, ई वेक्टर अगर विद्युत क्षेत्र है तो बल कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई, ये तो आपको पता होगा, है ना, F इज इक्वल टू क्या, क्यू ई। अब हमें चाहिए, ये तो आ गया बल, बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी पूछ ली जाए तो, अब देखिए इस पर बल लग रहा है इधर, इस पर बल लग रहा है इधर, है ना, अगर इनकी मध्य दूरी पूछ ली जाए तो ये क्रिया रेखा ये हो गई और इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, दूरी क्या होगी, ये हो गई, ये दूरी हो गई ना, इन दोनों के बीच की दूरी ये हो गई। अब देखो दोस्तों, अब सपोज करो कि ये जो द्विध्रुव है ये इस ई के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा, यानी ये कोण मान लिया हमने थीटा, ठीक है। तो ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी कितनी आ जाएगी 2a, यहाँ पे से 2a साइन थीटा, कितनी दूरी आ जाएगी 2a साइन थीटा, नहीं आ जाएगी क्या। तो हमें बल आघूर्ण टो कितना मिल गया, बल कितना QE, है ना, वहां से देखो, और बलों की क्रिया रेखा की मध्य दूरी 2a साइन थीटा। अब मैं ये निकाल के नहीं बताऊंगा 2a साइन थीटा कैसे आई, है ना, बता ही देता हूँ, ये कितना थीटा, ये कितना 2a, हमें क्या चाहिए लंब, क्या दे रखा है कर्ण, क्या लगाएंगे साइन थीटा कर लेंगे, है ना, इस प्रकार से ये आ गई। तो अब देखिए Q इंटू 2a, ये क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण, याद है क्या आपको, इसको हमने किससे दर्शाया था, शायद P से दर्शाया था ना,
P इज इक्वल टू क्या था, Q इंटू 2A, यही तो था अगर आपको याद है तो देखो इसको हम लिख देंगे E और इंटू क्या हो जाएगा Q इंटू 2A, इसको हमने लिख दिया P, है ना, तो P E साइन थीटा, या इसको मैं भी ऐसे भी लिख सकता हूँ P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये आपको ध्यान में रखना है टो का फॉर्मूला, बल आघूर्ण का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि टो इज इक्वल टू पी। दोस्तों ये आपसे नहीं पूछेगा कैसे निकाला था आपने, नहीं, आपसे सीधा पूछेगा बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, पी दे देगा, ई दे देगा, टो पूछ लेगा, है ना, या आपको टो दे देगा, पी दे देगा, ई पूछ लेगा। देखो दोस्तों किसी भी फॉर्मूला होता है ना, कोई भी फॉर्मूला होता है, उसमें अगर जितनी क्वांटिटी है, मान लो 4 क्वांटिटी है तो 3 आपको दे देगा, 1 पूछ लेगा, अगर 5 क्वांटिटी तो 4 दे देगा, 1 पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। इस पर आधारित एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रखने की जरूरत है क्या, चलो रख लेते हैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखिए, सवाल देखो, प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम 2 मीटर दूरी पर स्थित है, यदि E का मान ये हो तो अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन ये है कि प्लस माइनस 4 माइक्रोकूलम चार्ज, ये पेन भी तो कह रहा है मैं नहीं चलूँगा, 4 माइक्रोकूलम चार्ज कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखूंगा मैं। यदि E का मान, यदि E इज इक्वल टू 4 गुणा 10 की पावर 4, E कितना है 4 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम है, तो हमें पूछ रखा है कि अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। अधिकतम बल आघूर्ण, अब बताओ दोस्तों एक बात बताओ मेरे को, अधिकतम बल आघूर्ण हमसे क्या पूछ रखा है, अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रखा है। देखो दोस्तों बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, टो वेक्टर इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब P और E तो फिक्स रहेंगे क्योंकि P का मान क्या होता है Q इंटू 2A, और E का मान हमें दिया हुआ है तो फिक्स है ही, E का मान वो है। अब चेंज कहाँ हो सकता है, थीटा में चेंज हो सकता है। अब अधिकतम बल आघूर्ण पूछ रखा है तो थीटा, ये साइन थीटा का अधिकतम मान कितना आ सकता है। देखो दोस्तों साइन थीटा का मैक्सिमम मान हो सकता है, वो साइन थीटा का मान अधिकतम मान हो सकता है 1, और वो कब होता है जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री हो, वही होता है ना। थीटा का मान 90 डिग्री हो तो हम अधिकतम बल आघूर्ण अधिकतम आ जाएगा, साइन थीटा का मान 1 आ जाएगा। तो हमसे पूछ रखा है अधिकतम बल आघूर्ण, यानी इसका मतलब थीटा का मान कितना लेना है हमें 90 डिग्री लेना है, तो इसका मान पी ई आ जाएगा। टो वेक्टर क्या आ जाएगा पी ई साइन थीटा, वेक्टर नहीं क्योंकि हमने आगे डायरेक्शन नहीं दिखाई ना, तो पी ई साइन थीटा। अब पी का मान कितना दिया है, पी का मान तो दिया नहीं। अब पी पता है ना आप कैसे निकालते हैं, क्या होता है क्यू इंटू 2A और साइन थीटा। पी ई का मान तो दिया हुआ है हमें 4 इंटू 10 की पावर 4। देखिए पी का मान हमें रख दिया, ई का मान हमने रख दिया। अब साइन थीटा का मान, साइन अधिकतम निकालना है तो साइन का मान 90 रख दिया, साइन 90 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया, इसको 1 को लिखने की जरूरत है नहीं है। ठीक है, अब देखो क्यू का मान कितना, ये रहा 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 की पावर -6 और 2A यानी इनके मध्य दूरी कितनी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मैंने बना लिया मीटर, ये लो, और 4 इंटू 10 की पावर 4। देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बच गई 2, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 10 की पावर -4 बच गई, यहाँ 4 दूनी 8 चौके 64, ये आ गया 64 इंटू 10 टू पावर -4, और टो का मान बल आघूर्ण है तो कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा ना। अब ये आ जाएगा आंसर, बल आघूर्ण बल गुणा बलों के क्रिया के बीच दूरी, तो बल न्यूटन में और बलों की क्रिया के बीच दूरी मीटर में, न्यूटन मीटर आ गया दोस्तों। इस प्रकार के साधारण क्वेश्चन कर लोगे बिल्कुल इजी। या क्या क्या हो सकता है, देखो दोस्तों ई इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी दे सकता है। जैसे यदि किसी डाइपोल के लिए एक क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, यदि किसी द्विध्रुव के लिए पी वेक्टर इज इक्वल टू, यदि किसी द्विध्रुव के लिए पी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7 3k कैप हो, तथा किसी डाइपोल के लिए ये हो, तथा ये डाइपोल, ये द्विध्रुव कहाँ रखा हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू -3i कैप
-4 जे कैप प्लस 5 के कैप में रखा हो। यानी इस प्रकार से दे सकता है कि किसी डाइपोल के लिए ये हो पी वेक्टर का मान और ये इस विद्युत क्षेत्र में रखा हो, तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो कर लोगे, P क्रॉस E करना है। शायद आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना आता होगा और नहीं आता है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख लीजिए, क्योंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना मैं नहीं सिखाने वाला। ठीक है, कर लोगे। बोल इजी होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक सवाल में किया भी था शायद मैंने, उसमें किया था रिजिड बॉडी में। इस प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा। अपना एक छोटा सा टॉपिक है, या मैं कहूँ छोटी सी बात और है, वो बता देता हूँ आपको, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सतत आवेश वितरण, ये आपको कंसेप्ट सा ही एक छोटा सा ना, सतत आवेश वितरण, क्योंकि ये काम आता है हर जगह आगे चलकर। सतत आवेश वितरण से संबंध क्या है, क्या मतलब है सतत आवेश वितरण का, वो देखिए। मान लीजिए दोस्तों कि सतत आवेश वितरण का मतलब है यानी आवेश का वितरण, सतत आवेश वितरण यानी वितरण करना, यानी आवेश को किसी बॉडी के ऊपर वितरित करना। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए ये कोई तार है, ठीक है दोस्तों, ये कोई तार है और हमने इसको चार्ज कर दिया कितने आवेश से, Q चार्ज से। ठीक है दोस्तों, Q चार्ज से चार्ज कर दिया हमने इसको, तो Q चार्ज से चार्ज कर दिया तो इस पर कितना आवेश है, अब Q आवेश है। अब इस लंबाई कितनी है इसकी, चालक है मान लीजिए ये पूरी तरीके से, ये इसकी लंबाई मान लीजिए हमने L मान ली। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई L है, तो हमने मान लिया कि इस पूरे L लंबाई पर Q चार्ज फैला हुआ है एक समान रूप से। अगर मैं इसका छोटा सा टुकड़ा लूँ, जिसकी छोटा सा टुकड़ा ले मैं, जिसकी लंबाई कितनी है DL। अब DL टोटल लेंथ मान ली L है हमने, है ना, टोटल लेंथ मान ली L। अगर कुल लंबाई L मानी हमने, इसका छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लंबाई कितनी है DL। अगर मैं पूछूं DL पर कितना चार्ज है, DL पर कितना चार्ज है, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल लंबाई L है, Q आवेश चार्ज रखा है, तो एकांक लंबाई पर आवेश कितना हो गया, Q अपॉन L हो गया। Q चार्ज संपूर्ण लंबाई पे L है ना, तो DL लंबाई पूछ लिया जाए तो कितना आएगा, Q इंटू L इंटू DL। बोलो यही होगा, Q अपॉन L इंटू DL। ये एकांक लंबाई पर हो गया, DL चार लंबाई पर हो गया, सॉरी DL लंबाई पर पूछ लिया जाए तो ये हो गया, एकांक लंबाई पूछ लिया जाए तो Q अपॉन L हो गया। अब दोस्तों इस प्रकार से यदि किसी आवेश, कोई आवेश वितरण है, वो अगर फैला हुआ है एक समान रूप से, तो प्रत्येक कंपोनेंट के लिए अलग अलग जो है एक सिंबल प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर इस पर फैला हुआ है ना, इसके लिए हम काम में लेते हैं, वो लेते हैं लैम्डा। क्या काम में लेते हैं, लैम्डा। जैसे मैं आपसे बोल दूं किसी तार के लिए लैम्डा का मान 5 कूलाम पर मीटर है, ये बोल दिया मैंने आपको। ये लैम्डा का मान कितना है, 5 कूलाम पर मीटर। इसका मतलब प्रत्येक 1 मीटर में कितना चार्ज फैला हुआ है, 5 कूलाम। लैम्डा का मतलब क्या है, एक तार है। अगर मैं कह दूं किसी सीट के लिए 5 कूलाम पर मीटर है, तो किसी सीट के लिए 5 कूलाम पर मीटर है, तो वहां हम लैम्डा काम में नहीं लेते। जैसे सिंबल होता है ना किसी प्रकार का, तो हमने सिंबल फिक्स कर रखा है कि लैम्डा जो है वो तार के लिए काम में लेते हैं। यानी एक तार के लिए हम लैम्डा काम में लेंगे। लैम्डा का मतलब हो जाएगा किसी तार पर वितरित एक समान आवेश वितरण। समझ रहे हो ना। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, उसके बाद इसके बारे में ज़्यादा बातें आपको समझ में आ जाएगी। जैसे तार के लिए हम क्या काम में लेते हैं, तार के लिए या एक सीधी लंबाई हो, सीधी लंबाई हो, अनंत लंबाई हो, उसके लिए काम में लेते हैं हम लैम्डा। लैम्डा का मतलब होता है Q अपॉन L। समझ रहे हो। अब इसी प्रकार से अगर आपसे कोई शीट पूछ ली जाए, शीट समझते हो ना, जिस प्रकार ये बोर्ड है, इस प्रकार की कोई शीट हो और उसके ऊपर चार्ज वितरित हो, तो अगर उसके ऊपर चार्ज वितरित हो तो उस वितरण की जो दर है, रेट है, या यूँ कहूँ मैं, उस वितरण का जो मानक लेंगे वो हम लैम्डा की जगह हम क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं। सिग्मा, चौक भी तो कह रहा है, मैं नहीं चलूँगा, सिग्मा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सिग्मा मान क्या हो जाएगा, Q अपॉन S, क्योंकि यहाँ पर लंबाई होती है L और जो सीट होगी तो उसका क्षेत्रफल S हो जाएगा। पूरे क्षेत्रफल पर Q आवेश फैला हुआ है, तो ये हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल पर है। अगर इसी प्रकार से शीट की जगह अगर कोई घनत्व, जैसे कोई मतलब वॉल्यूम वाली चीज़ हो, है ना, देखो ये तो लंबाई होगी, लेंथ सीधी, ठीक। सीट का मतलब इस प्रकार का एरिया, और घनत्व वाली चीज हो कोई हो तो उसे आवेश घनत्व बोले, तो आवेश घनत्व, तो
तो उसमें हम बोलेंगे रो। इसको बोलते हैं क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी नॉर्मली याद रखनी है, बाकी ये ज़्यादा वो है ना, देखो सिग्मा होना, लैम्डा होना, ये कोई काम नहीं आएगा वैसे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कहीं कहीं कई बार दे दिया जाता है कि किसी तार के लिए लैम्डा का मान ये है, तो आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने बताया ये। बाकी ये कोई चीज़ें आवश्यक नहीं है कि आप लैम्डा ये हो, सिग्मा ये हो, ये हो, ये मतलब फिक्स दिया गया है कि रो का मतलब यही है ना। वैसे इसको आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लैम्डा का मतलब है तार पर फैला हुआ आवेश प्रति इकाई, है ना। सिग्मा का मतलब है शीट पर फैला हुआ आवेश प्रति इकाई, और रो का मतलब है किसी भी घनत्व वाली चीज, जैसे घन हो गया, है ना। इसका एग्जांपल मैं तार दिया, इसका एग्जांपल मैंने शीट दिया, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं घन। कोई भी घन है, जैसे कोई गोला है ना, इस प्रकार की वस्तु जिसके अंदर वॉल्यूम निकालने की आवश्यकता पड़ी हो, तो आवेश घनत्व रो का मतलब क्या हो गया, किसी वॉल्यूम की प्रति इकाई में कितना चार्ज रखा हुआ है। यानी ये लैम्डा क्या है, चार्ज, मात्रा है चार्ज की। किसी तार के ऊपर एक कितना चार्ज रखा है इकाई में, इकाई चार्ज, है ना, सॉरी इकाई लंबाई में चार्ज। ये ऐसे बोल सकता हूं मैं लैम्डा। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, उसका मीनिंग है एप्लीकेशन, अप्लाई कैसे करना है, न कि हमें परीक्षा देनी है। उस प्रकार की परीक्षा नहीं देने में जो बोर्ड की उसमें लिख के आना है, नहीं, हमें लैम्डा का मतलब पता होना चाहिए। वैसे तो मैं लिखा देता हूँ कि लैम्डा का मतलब है एकांक लंबाई पर फैला हुआ आवेश, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यू आवेश अगर एल लंबाई पर फैला हुआ है तो एक एकांक यानी 1 सेंटीमीटर लंबाई पर या 1 मीटर लंबाई पर कितना चार्ज होगा, वो है। समझ रहे हो, लैम्डा क्यू और सिग्मा, सॉरी रो, इनको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इन पर सीधा सीधा क्वेश्चन तो बनता नहीं है, वो आगे बनेगा जब हम गाउस का नियम वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें बनेगा। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा, गाउस का नियम। गाउस का नियम, देखो दोस्तों, गाउस का नियम किस प्रकार से होता है, देखिए। गाउस का नियम क्या कहता है दोस्तों, देखिए गाउस का नियम एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। ठीक है, बंद पृष्ठ होना उसके लिए लागू होता है। और कई बार हमें सीधा सीधा सिंपल कोई वायर वगैरह दे दी जाती है, तो उस पर हमें निकाल लगाना होगा उसका नियम, तो हम बंद फ्लक्स की कल्पना करते हैं। तो सीधा लिख देता हूँ मैं गाउस का नियम। देखो दोस्तों, मैं परिभाषा लगाने से कोई मतलब नहीं है, फिर भी बता देता हूँ कि गाउस का नियम एक काल्पनिक बंद पृष्ठ पर लागू होता है। गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ के अंदर यदि Q चार्ज रखा हुआ है, कितना चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, तो उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, वो होगा उस चार्ज का 1/ε0 गुणा किसका, Q चार्ज का ये गुणा होगा। सीधी भाषा में सुनो, गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर यदि Q चार्ज रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 होगा, या तो ऐसे बोल सकते हैं, या Q का 1/ε0 गुणा होगा। और ε0 का मान आपको पता होगा 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया गाउस का नियम खत्म। जैसे सुनो, गाउस का नियम किस प्रकार लागू करते हैं। जैसे मान लो कोई आपके पास इस प्रकार का कोई घन रखा है ना, तो गाउस का नियम यदि इसके सेंटर में Q चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ टोटल कितना इसके गाउसीय विद्युत फ्लक्स का मान। देखो गाउस का नियम बताता किसके बारे में, पहले तो ये सुनो, विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है, विद्युत फ्लक्स के मान के बारे में बताता है गाउस का नियम। दोबारा गाउस ने क्या कहा कि यदि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर Q आवेश रखा हुआ है तो उससे कुल विद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 होता है। कितना होता है कुल विद्युत फ्लक्स का मान, Q/ε0। तो मैंने पूछ लिया जाए ये वर्ग है, वर्ग के अंदर Q आवेश रखा हुआ है, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, Q/ε0।
क्या आ गया ये कुल, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मान आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं पूछूं कि इसकी एक फ्लक्स से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान भी, इसका एक जो मान लो एक फ्लक्स है ये बार वाली, इससे कितना गुजर रहा है, तो एक बात बताओ मेरे को, टोटल कितने फ्लक्स है इसकी, 1 2 3 4 और 5 और 6 फ्लक्स है, टोटल गुजर रहा है ये भी समान ही गुजरेगा, सबसे सब फ्लक्स से समान गुजरेगा। तो एक फ्लक्स से पूछ लिया जाए तो Q अपॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बट्टा कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 6 से समान मात्रा में गुजरेगा, जितना इससे गुजरेगा जितना ऊपर वाले फ्लक्स से, उतना इस फ्लक्स से, नीचे वाले फ्लक्स से, बोर्ड की दूसरी साइड वाली फ्लक्स से, और इतना ही बाहर वाले फ्लक्स से। तो कुल विद्युत फ्लक्स इतना हो जाएगा, एक फ्लक्स से पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा, इस कुल के अंदर हम 6 का भाग दे देंगे तो एक फ्लक्स से आ जाएगा। कितना हो गया देखो, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये सवाल आया था पिछली बार, बताओ पिछली बार आया था कि एक वर्ग एक घन है, उसके सेंटर में Q आवेश रखा हुआ है, तो गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान बताइए कितना होगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कई बार तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि कंपटीशन में आए या ना आए, है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। ठीक है दोस्तों, इस पर आधारित और सवाल करेंगे और इस गाउस के नियम को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बाकी आप बने रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।